जय हिंद साथियों, रीजनिंग की एक और शानदार ज़बरदस्त क्लास के साथ मैं पंकज कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास नंबर 36 है। बाकी की क्लासेस अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीके, जीएस या कोई भी रीजनिंग या मैथ की जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सारे इस चैनल में आपको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो बिना किसी देरी के सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। प्रतिबिंब दो तरह से पूछ सकता है, या तो दर्पण वाला पूछेगा या जल वाला पूछेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि राइट और लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है, यानी जो फ्लिप होता है एक तरह से। क्या होता है, जो चीज़ राइट में वो लेफ्ट में पहुंच जाएगी, लेफ्ट वाली राइट में हो जाएगी। इसी तरह वो खुद अपने आप में भी राइट और लेफ्ट घूम जाएगी। अगर इसके डायरेक्शन इधर को है तो डायरेक्शन अब किधर को हो जाएगी, इधर को हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, अब यही चीज़ देखेंगे आप। अगर इसको वाटर इमेज होगी, वाटर इमेज में क्या होगा, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। अगर ऊपर की चीज़ है तो वो किधर को हो जाएगी, नीचे को हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए प्रश्न में पूछा है चूंकि दर्पण प्रतिबिंब, तो हमें क्या है, राइट और लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है। एक इमेज दी हुई है, इसके आगे ये दर्पण लगा हुआ है। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो चीज़ सेम है वो सेम रहेगी। ये स्क्वायर है, ये भी सेम रहेगा और अंदर का सर्किल भी सेम रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे ये वाली लाइन। ये लाइन देखिए कैसी है, यहाँ पे इस साइड को, तो ये किधर को हो जाएगी, अब ऐसी हो जाएगी। हमेशा याद रखिए, अगर लाइन ऐसी है तो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, मिरर के सामने जस्ट अपोजिट फ्लिप हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। अब ऐसी लाइन वाले कौन कौन से ऑप्शन है ये आपको देखना है। देखो, एक तो ऑप्शन नंबर ए है और एक है डी। अब यहाँ पे आपको ए या डी में से सही आंसर चुनना है। दूसरी चीज़ क्या होगी, ये यहाँ पे ये चीज़ देखिए लेफ्ट में है, ये है राइट में। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब यही चीज़ इधर जब पहुँचेगा तो फ्लिप हो जाएगा। ये जो चीज़ है वो यहाँ आ जाएगी और ये वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए उल्टा है, यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है, यहाँ पे ये वाला है और यहाँ पे ट्राइंगल है नीचे, तो ये वाला तो हो गया गलत। तो सही कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इस तरह से भी ध्यान देना है, पूरे सवाल को हल करने के बजाय उनके ऑप्शन को भी लेके चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र का जल प्रतिबिंब होगा, यानी वाटर इमेज आपको बतानी है। तो वाटर इमेज में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है और फ्लिप भी हो जाता है। सिंपल सी बात ये है। अब जैसे ये वाला है फिगर और इसके नीचे वाटर है, वाटर के नीचे आप अगर देख रहे हैं, वाटर इमेज का ये साइन है। ठीक है, अब इसकी इमेज क्या बनेगी, सबसे पहले समझ लीजिए ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएगी, यानी ट्राइंगल भी आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। ये चीज़ यहाँ है, ये जब उल्टा होगा तो चीज़ यहीं पे तो आएगी, सीधी सी बात है, इसी लाइन पे तो है। अब 9 और एम नीचे आ जाएंगे तो उल्टे भी हो जाएंगे। जब उल्टे होंगे तो ये वाली इमेज बनेगी, सीधी सी बात है। अब ये दो चीज़ें बचेंगी, दो चीज़ें कहाँ पहुँचेंगी, ऊपर पहुँचेंगी। तो इनका देखिए नीचे की तरफ है, यानी इस साइड को है तो ये इसी साइड को रहेंगी ऐसे करके। इसी तरह ये वाला है, ये किधर हो जाएगा आपको, ऐसे इसकी तरफ। बस ये याद रखना है। इसकी डायरेक्शन देखिए, इनकी ये जो कट लगा हुआ है इसका नीचे की तरफ है, इसका ट्रायंगल की तरफ है, तो इसका ट्रायंगल की तरफ ही बनेगा और इसका ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो ये वाली जो इमेज होगी वही इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। प्रश्न नंबर 3 है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। यानी ये जो आकृति है ये निम्न में से किस आकृति के अंतर बिल्कुल फिट हो रही है, बिल्कुल फिट है। सीधी सी बात है, पहले से दे रखी है, उन्हीं में हमें सिर्फ ढूंढनी है। अब ढूंढने के लिए क्या है, देखिए इस तरह का एक शेप बनी होगी। अब ये शेप देखो, तुम्हें लग तो यहाँ भी रही है, यहाँ है, लेकिन इसके बीच से लाइन चलेगी, जबकि यहाँ पे ये गैप है, बिल्कुल यहाँ पे कोई लाइन नहीं जा रही, इसके सिरे से जा रही, यहाँ से लाइन जानी चाहिए। तो देखिए बी वाला जो ऑप्शन देखोगे बिल्कुल सेम इसी की तरह, ये और ये फिर यहाँ से गई है। अब आगे एक लाइन ने कट भी किया है, वो कौन सी, ये वाली। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। बाकी के ऑप्शन आप खुद ही देख लीजिए। देखिए इसमें भी बीच से चली गई है और यहाँ पे ये चीज़ तो है, लेकिन उनकी सीधी लाइन यहाँ पे नहीं है, ऐसी वाली ये होनी चाहिए थी, वो है नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, एक निश्चित कूट भाषा में सी इज़ ब्यूटीफुल को मैट मग विट और ब्यूटीफुल एंड वाटर को विट कैप लैंड के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में ब्यूटीफुल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम इस ऐसे सवालों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, सीधे सीधे लिखते हैं सी इज़ ब्यूटीफुल अपॉन ब्यूटीफुल एंड वाटर, उसके नीचे किस कौन सी दूसरी चीज़ है, ब्यूटीफुल एंड वाटर
बराबर किसको क्या लिखा गया है, सी इज़ ब्यूटीफुल को मैट, मग एंड विट, और इसको क्या लिखा गया है, बिट, कैप एंड लैन। अब बस इसमें देख लेना है दोनों में कॉमन क्या है। देखिए इसमें ब्यूटीफुल है, इसमें भी ब्यूटीफुल है, सी इज एंड वाटर, इनमें से बाकी कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ब्यूटीफुल ही यहाँ पे कॉमन हो गया, तो ब्यूटीफुल को नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड इनमें भी कॉमन होगा, जब इधर ब्यूटीफुल कॉमन है तो जिससे दिखाया गया वो भी कॉमन होगा। कौन सा कॉमन है यहाँ पे, बिट, तो बिट हो गया। तो ब्यूटीफुल को किससे दिखाया गया है, यहाँ पे बिट से दिखाया गया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिट। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखिए जल्दबाजी में सवाल गलत ना करें, नहीं शब्द को जरूर पढ़ लें। शब्द क्या है आपका, डॉटर। ये लेटर्स को एक बार देख लेंगे, DAUGHTER, ये लेटर हैं, दिमाग में आने चाहिए। हर्ट, गेट, टफ, डेट। एक चीज़ याद रखनी है हमें, जब आप इनको अक्षरों को देखोगे तो एक चीज़ दिख रही होगी ओ, तीसरे नंबर पे, तीसरे ऑप्शन में ओ दिख रही है, और इसमें मुझे पढ़ते हुए कहीं भी ओ दिखाई नहीं दी, क्योंकि डॉटर में कहीं भी ओ होती नहीं है, सीधी सी बात है। डॉटर की स्पेलिंग में ओ होती नहीं है, वैसे भी नहीं होती, यहाँ पे भी नहीं दे रखी है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन यहीं से सही हो गया, बाकी कुछ देखना नहीं है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या असंगत है, यानी इनसे मेल नहीं खा रही है, बाकी संख्याएं एक जैसी है, एक संख्या ऐसी है उनसे अलग है। 863, 345, 733, 601, 463, 409। जब आप इनको पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनमें सीरीज का तो कुछ लग नहीं रहा है, कुछ और ही मतलब फार्मूला लग रहा है। तो इसमें फार्मूला मैं बताऊँ आपको क्या लग रहा है। 863 है, 8 और 6 और 3, जब बड़ी संख्या हों तो एक बार उनका डिजिट जोड़ के भी देख लें, सावधानी इसमें भी है। 8 से 14, 3 हो गए 17। अगली संख्या 345, 3 + 4 + 5, 4 3 7 और 5 12। अगली है 733, 7 + 3 + 3 13 आया। फिर है 601, 6 + 0 + 1 यानी 7 आ गया। अगला 463, 4 + 6 + 3, अब कितना हो गया, 6 3 9 4 13। ठीक है, लास्ट में है 409, 4 + 0 + 9, तो 9 और 4 हो गए आपके 13। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है, आप पहले तो ये देखो कि सर 13 है, इसमें 3 जगह 1 2 3, ये कहीं ये तो 13 वाला पैटर्न तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही संख्या देखनी है, वो गलत है। तो एक चीज़ आप जब ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 17 हो, चाहे 13 हो, चाहे 7 हो, फिर से 13 13, ये सारी संख्याएँ कैसी हैं, अभाज्य संख्याएँ हैं। कैसी हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो जो किसी और संख्या से नहीं कटती हैं, एक और स्वयं के अलावा। सीधी सी बात समझ लीजिए, भाज्य संख्या एक अपनी संख्या एक से या किसी और दूसरी संख्या से भी कट जाती हैं। तो 12 क्या है, 12 ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, और स्वयं 12 से और 1 से भी कट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा 345 सही हो। एम डी की बहन है, आर डी का भाई है, एफ एम का पिता है और टी आर की माता है। डी और का टी से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, कि हम जो है भाई बहन को डैश से दिखाएंगे, बाकी इस तरह से समानांतर डैश वाले से, और इसी तरह से इस तरह वाले डैश से हम किसको दिखाते हैं, पिता पुत्र को। साथ ही साथ अगर मेल है तो उसके लिए प्लस, फीमेल है तो माइनस, हस्बैंड वाइफ के लिए हम बराबर के निशान से दिखाते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे फैमिली ट्री। अब देखिए एम डी की बहन है, तो हमने एम लिखा और डी लिखा, और चूंकि ये बहन है तो इस पर नेगेटिव आएगा। डी के बारे में भी कोई डिटेल मिली नहीं है। आर डी का भाई है, तो आर डी का भाई है तो आर और डी कैसे, डैश लग जाएगा और प्लस का निशान लग जाएगा। एफ एम का पिता है तो हमने यहाँ पे एफ लिख दिया, और एम का पिता है तो यहाँ पे प्लस का निशान आ गया। टी आर की माता है तो यहाँ पे हमने टी लिखा, और चूंकि किसकी माता है, आर की माता है, तो इसके ऊपर हो गया निगेटिव। अब इन्होंने जो रिलेशन पूछा है यहाँ पे, वो डी और टी का पूछा है, डी का और टी का। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि ऑप्शन जो दिए हैं भाई, बेटा, बेटी, डाटा अपर्याप्त। अब इसके बारे में, इसके जेंडर के बारे में हमें कुछ नहीं पता आया है कि ये प्लस में आएगा या माइनस। कहने का मतलब बेटा है कि बेटी है, महिला है या पुरुष है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, डाटा अपर्याप्त है, पूरा डाटा नहीं दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, FL, BH,
RYNUGM, यानी जिस तरह FL और BH का जो रिलेशन है वही RY और NU का है, तो GM का क्या रिलेशन होगा? आगे आने वाले जो ऑप्शन हैं उनमें से सही आंसर होना चाहिए कोई एक। अब देखिए FL और BH, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, F और B में क्या हो रहा है? जब एक तो सबसे पहला तरीका है कि आप जैसे ABCD को उल्टा सीधा गिनोगे तो दिक्कत हो जाएगी कि 4 घट रहा है कि 5 घट रहा है। सीधे सीधे अगर आपको नंबर याद हैं तो वो बहुत आसान आपका काम हो जाता है। जैसे F 6 नंबर पे है, L आपका 12 नंबर पे है, B आपका 2 नंबर पे है, वहीं H आपका 8 नंबर पे। अब देखिए 6 और 2, 6 में से अब जब आप कितने माइनस करोगे? 4, तभी तो 2 आएंगे, यानी 6 और 2 के बीच कितने का डिफरेंस है? 4 का। इसी तरह L और H के बीच 12 में से 8 गए 4, यानी -4 हो रहे हैं। सीधी सी बात है, -4 हो रहे हैं। ऐसे ही RY और NU का चेक कर लेते हैं एक बार। RY और NU, अब R का कितना है आपको पता है? R का है 18 नंबर पे, Y आता है 25 पे, N 14 पर, U आपका आता है 21 नंबर पे। तो 18 और 14 में क्या डिफरेंस है? -4 का। इसी तरह 25 और 21 में भी -4 का डिफरेंस है। अब हम कर लेते हैं GM का। अब G का कितना है आपको पता है? G जो है आपका 7 नंबर पे आता है, M आपका आता है 13 नंबर पे। अब 7 में से 4 माइनस जब आप करोगे तो कितना रह जाएगा यहाँ पे? 3। 13 में सॉरी 7 में से 4 गए 3, हाँ, और 13 में से 4 गए यहाँ पे 9। अब 3 नंबर पे कौन आता है? 3 नंबर पे आपका आता है C, और 9 नंबर पे कौन आता है? 9 नंबर पे आता है आपका I। तो CI इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 CI। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, ठीक है, प्लस को किससे दिखाया गया है? माइनस से। माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस को दिखाया गया है गुणा से। गुणा का है भाग, गुणा को दिखा सकते हैं हम यहाँ पे भाग से, और भाग का अर्थ यहाँ पे बताया गया वो है प्लस। ये चीज़ ध्यान रखनी है जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो दिए गए समीकरण को ज्ञात करें। ये समीकरण आपके सामने है, फटाफट से लगाते जाइए, और अगर आपका आंसर जो भी आए आप हमें कमेंट कर दीजिए। कौन जल्दी निकालता है? 25। अब देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे है, तो मल्टीप्लाई की जगह पे आपको भाग आएगा, तो हमने भाग का निशान लगा लिया, और भाग की जगह पे आएगा प्लस, प्लस का निशान लगा दिया। प्लस की जगह पे आपका आ जाएगा माइनस, और माइनस की जगह पे आ जाएगा आपका गुणा। 25 सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं भाग, तो जब भाग करोगे तो 25 25 5 आ गया, प्लस 30, माइनस अगली बार क्या करेंगे? गुणा, 8 दूनी 16, 30 और 5 हो गए 35, 35 में से जब 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 19। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर C 19। प्रश्न नंबर 10 है, पजल वाला ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपने सही से इस क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आधा क्वेश्चन उसी में हो जाएगा। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लीजिए, कितने लोग हैं? PQRSTU, ठीक है। 2 विवाहित जोड़े हैं, इनमें से कोई 2 विवाहित जोड़े हो गए, ठीक है, यानी 2 कपल हो गए। Q एक डॉक्टर है। Q क्या है? Q के आगे हमने लिख दिया डॉक्टर, ठीक है। और T का पिता है। अब किसका पिता है? T का पिता, ठीक है, ऐसे करके चाहे आप नोट कर लीजिए। T का पिता जो है Q है, डॉक्टर, सीधी सी बात है। U R का दादा है। U किसका दादा है? R का दादा है। चाहे अलग लिख लीजिए चाहे इसी में दिखा दीजिए। यहाँ पे U R का दादा है, तो दादा जो है तो दादा की तरफ निशान लगा दिए और यहाँ पे लिख दिया दादा, ठीक है। इसके साथ ही क्या है? और एक ठेकेदार है, और ये क्या है? आपका ठेकेदार है। ST की दादी है। ST की दादी है, यानी दादी कौन है? S है, और T की क्या है? दादी है, ठीक है। और एक गृहिणी है, कौन है? हाउसवाइफ है, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं इसको हाउसवाइफ। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी और 2 छात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है? एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें इन्होंने बताया है कि 2 छात्र हैं, एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स और एक गृहिणी। कहने का मतलब तभी तो 2 कपल हो गए। एक डॉक्टर, डॉक्टर की जो पत्नी होगी, और एक होंगी नर्स जो है, चाहे डॉक्टर की पत्नी हो सकती है, चाहे ठेकेदार की पत्नी गृहिणी हो सकती है। इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है यहाँ पे। हमारे लिए मेन जानने वाली बात ये है पुरुष सदस्यवाद। तो पुरुष सदस्य टोटल कितने यहाँ पे? 4 हैं। 2 छात्र हैं, एक डॉक्टर हैं और एक ठेकेदार है। अब चूंकि यहाँ पे छात्रों के बारे में कोई चर्चा की नहीं गई है, यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों की चर्चा की है। Q डॉक्टर है और U जो है R का दादा और ठेकेदार है, यानी ये 2 पुरुष हो गए। कौन कौन से? Q और U। तो यही आंसर यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर C
QU। प्रश्न नंबर 11 है, असंगत संख्या कौन सी होगी? संख्या आपके आगे लिखिए 13, 15, 27, 34, 37, 39। कई बार हम क्या होता है, हमारे दिमाग में सिर्फ यही होता है कि संख्याओं को देखते ही हम जोड़ घटाना गुणा भाग करना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी संख्याओं को इस नज़रिए से भी देखो कि भाज्य हैं, अभाज्य हैं, विषम हैं, सम हैं। कहीं ना कहीं यहाँ भी कई लोग गलती कर देते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं अपना समय, तो वो आपको नहीं देखना। देखिए 13, 15, 27, 34, 37, 39। 13 देखोगे, 15 देखोगे, 27 देखोगे और 37 और 39 लगभग एक जैसी संख्याएं दिखने में हैं, क्योंकि ये कैसी संख्याएं हैं? सारी विषम संख्याएं हैं। यहाँ पे सिर्फ एक संख्या है जो सम है, वो कौन सी है? 34। ये सम संख्या है, तो यही संख्या इन सबसे अलग हो गई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया, 34। प्रश्न नंबर 12 है, ABCDE और F में से केवल एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है। पहले तो नोट कर लो कितने लोग हैं, 3, 4, 5, 6 हैं, क्योंकि F तक है ना, ABCDEF। अब प्रश्न में कह रहे हैं एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है, यानी ब्लैक नोट कर लेते हैं, उसमें एक व्यक्ति है, ठीक है। इनमें से केवल 2 12वीं में पढ़ते हैं, यानी 12th में कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग हैं, जबकि बाकी 10वीं में पढ़ते हैं। जब 2 लोग 12th में हैं, इसका मतलब 10th में कितने लोग हुए? टोटल 6 हैं, तो 4 लोग हो गए। सीधा सा सिद्धांत हो गया। अगला है D, केवल C और F के समान कक्षा में है। और सबसे ज़रूरी बात इस पूरे सेंटेंस की यही है कि जो C और F हैं वो एक समान कक्षा में है, इसका मतलब उनके अलावा कोई और नहीं है उस कक्षा में। तो 12वीं में कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ? C भी 12th में हो गया, यानी 12वीं में, और आपका F भी हो गया 12th में, सीधी सी बात। अब बाकी सब किस में हो गए? आपके 10th में हो गए, बचे हुए सारे 10th में हो गए। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब D को गुलाबी रंग पसंद है। अब D कहाँ? ये है। D को कैसा कलर पसंद है? पिंक पसंद है, ठीक है। 12वीं में पढ़ने वालों में किसी को भी काला रंग पसंद नहीं है। अब 12वीं में आपके कौन कौन है? ये, तो इसमें काला रंग पसंद नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। और ये भी 12th में, इसको काला पसंद नहीं, तो ये भी चला गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, C और F दोनों उड़ गए। अब आगे देखते हैं, ना तो A और ना E को काला रंग पसंद है, यानी A को भी काला पसंद नहीं है और E को भी। अब देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 A है, तो ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 B। यही इसका सही आंसर भी होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, B। प्रश्न नंबर 13 है, रोगी चिकित्सक से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार छात्र किससे संबंधित है? तो आपको पता है रोगी का जो ट्रीटमेंट करता है वो चिकित्सक करता है, उसी तरह छात्रों को पढ़ाने का काम, उनको सिखाने का काम कौन करता है? वो करता है शिक्षक। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक। प्रश्न नंबर 14 है, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन यहाँ पे दिया है, देखिए K बराबर P लेस देन C, P इज़ ग्रेटर देन Q, Q इज़ ग्रेटर देन L। और निष्कर्ष आपका दिया है Q इज़ लेस देन C, K इज़ ग्रेटर देन L। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, P और C का क्या रिलेशन है? P जो है C से छोटा है, ठीक है। इसके अलावा P किससे छोटा है? और Q से भी Q से बड़ा है, यानी P किससे बड़ा है? Q से बड़ा है। सीधी सी बात यही तो हो गई। तो इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे बराबर में, क्योंकि K का यहाँ पे क्या रिलेशन है ये भी देखना पड़ेगा आपको। अब इसका जो संयोजन जब आप करोगे तो ये लिख आ जाएगा सीधे। देखो L है, सबसे पहले L आएगा। L से बड़ा कौन है? L से बड़ा आपका Q है, और Q से बड़ा हो गया आपका K। ये यहाँ पे रिलेशन बनेगा इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तब। अब इसके बेस पे आपको आंसर देना है। पहला है Q और C का क्या रिलेशन आ रहा है? Q जो है C से जो है छोटा है, तो इसके अनुसार जब आप देखेंगे, चूंकि यहाँ पे P जो है C से छोटा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे Q क्या होगा आपका? C से छोटा होगा, सीधी सी बात है। तो पहला तो सही हो गया, सत्य है। दूसरा है K इज़ ग्रेटर देन L, यानी K L से बड़ा है। तो हमारे पास देखिए क्या K यहाँ पे दिया है L से, जब Q से बड़ा है और Q L से बड़ा है, इसका मतलब K L से भी बड़ा हो गया। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है, यानी निष्कर्ष दूसरा भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 15 है, एक निश्चित कूट भाषा में कंज्यूम को इस तरह लिखा CEMNOSU के रूप में लिखा जाता है। कॉम्पेल को
CELMOP के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में इंग्लिश को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए कंज्यूम को इन्होंने कैसे लिखा है, एक बार ये देख लेते हैं। कंज्यूम को इन्होंने लिखा है CEMNOSU। इसी तरह इसको भी नोट कर ले रहे हैं। कॉम्पेल को इन्होंने लिखा है CLMOP के रूप में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, लेटर सेम है सारे, बस आगे पीछे हो, यानी ऑर्डर चेंज है। ऑर्डर चेंज का मतलब ये हुआ, देखो C के बाद E के बाद MNOSU, ये सारे लेटर कैसे हैं, ऑर्डर में, एक क्रम में है, अल्फ़ाबेट वाले क्रम में हैं। सीधी सी बात है, कैसे हैं आपके, असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। यहाँ भी देखोगे कॉम्पेल में क्या है, CELMOP, चूँकि P सबसे इनमें लास्ट में आना चाहिए तो लास्ट में आ रहा है, और C स्टार्टिंग में आ रहा है तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैसे ऑर्डर में है। तो हमें इंग्लिश का भी क्या लिखना है, ऑर्डर में ही इनको लिख लेना है बस, ENGLISH। अब इसको ऑर्डर में जब लिखोगे तो सबसे पहला लेटर इसमें कौन सा आएगा, E ही आएगा, क्योंकि E सबसे पहले आता है इन सभी में। E को नोट कर लीजिए। अब E के बाद अगला लेटर कौन सा आ जाएगा, G, फिर H, फिर आपका I, फिर उसके बाद देखिए कौन सा आएगा, L के बाद कौन सा आएगा, N के बाद सबसे बाद आएगा S। तो EGHILNS, तो EGHILNS ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।